नमस्कार साथियों, आज अपन आंसर की लेकर गए हैं सीटी 2024 ग्रेजुएशन लेवल। तारीख है 27 और पारी है प्रथम। मॉर्निंग का सेशन है। आंसर कीज जो है बहुत सारी मार्केट में आई हैं। एक होड़ सी मची रहती है कि सबसे पहले किसकी आंसर की आएगी, लेकिन हम उस होड़ में नहीं, हम एक ऑथेंटिक और प्रामाणिक आंसर की जो है आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, यहाँ कुछ एक बातें मैं आपको थोड़ा सा पहले बता दूं कि एक तो आप इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि यदि आपको किसी क्वेश्चन पे कोई एक्सप्लेनेशन चाहिए, थोड़ा डिटेल्ड आंसर चाहिए, तो आप उसको कमेंट बॉक्स में लेकर के आ सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर अपन हरिडली आंसर जो है उनको लेके चलेंगे। तो इसी क्रम में कई बार क्या होता है कि आप सोचते हैं कि सर ने थोड़ा डिटेल में नहीं बताया, तो डिटेल में नहीं बताने की वजह ये रहेगी क्योंकि आज का जो दिन है, यानी जिस दिन एग्ज़ाम लगे हैं, ठीक है, उसी दिन क्या रहता है, स्टूडेंट में बस यही एक बेसब्री का सा आलम उसके मन में हो जाता है कि मुझे तो बस आंसर्स बता दो सर, इतनी एक्सप्लेनेशन मुझे नहीं चाहिए, है ना। तो उसी चीज़ को दृष्टिगत रखते हुए शुरू करते हैं। पहला सवाल जो है उस पर चल लेते हैं। रिमोट पहला सवाल है आपका कि खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था। बहुत ही इजी सवाल है, मोहम्मद अली और शौकत अली। ये आपका राइट आंसर इसमें रहेगा। ठीक है, दूसरा सवाल रहेगा कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के द्वारा जो एक स्पीच दी गई थी 1947 को 14-15 अगस्त की मध्य रात्रि को एक स्पीच दी गई थी, उसको ट्रिस्ट विद डेस्टिनी नाम से जानते हैं। ये वर्ल्ड फेमस स्पीच है। ठीक है, ट्रिस्ट विद डेस्टिनी। और इसके ऊपर बहुत सारे जो आपके करिकुलम के अंदर कुछ लेसन जो है वो भी तैयार किए गए हैं। अगले क्वेश्चन पर चल लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, सवाल 3 नंबर, राजस्थान के एकीकरण के चौथे चरण में किन 4 रियासतों का वृहत्तर राजस्थान में विलय हुआ था। आंसर आपका बी, अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली। ठीक, फिर 4 नंबर पे आ जाइए कि निम्नलिखित में से कौन सा वेब ब्राउजर नहीं है। जी हां, तो वेब ब्राउजर आपका जीमेल जो है ये नहीं है, सफारी है, ओपेरा है, मोजिला फायरफॉक्स है, ये वेब ब्राउजिंग के लिए काम में आते हैं, जबकि जीमेल जो है मेल के लिए काम में आता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा औषधीय पौधा नहीं है। तो कोरचोरस कैप्सुलारिस, ठीक है, कोरचोरस कैप्सुलारिस ये नहीं है, बाकी के सभी हैं। ठीक, आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 6 पे चलिए। अश्वगंधा पौधा जो है इसका कौन सा हिस्सा दवाई बनाने के लिए काम में आता है। टहनी, पत्ती, जड़ या फिर फूल। सबसे ज्यादा जो है जड़ जो है ये काम में आती हैं। हालांकि पत्तियां जो हैं उनको भी लिया जाता है, लेकिन प्रमुखतः इसकी जड़ जो है वो काम में आती है, याद रखें। अगला प्रश्न है कि प्राकृतिक रबर किसका एक पॉलीमर है। जी हां, यह है आइसोप्रिन का, यानी ऑप्शन ए इसमें आपका सही जवाब रहेगा। आगे बढ़ चलते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न संख्या है आपका 8। किसने प्रधानमंत्री को प्राइमस इंटर पेरस, जिसका अर्थ होता है समकक्षों में सबसे आगे रहने वाला, और कैबिनेट के प्रमुख स्तंभ के रूप में वर्णित किया है ना। यानी ये कथन किसका है, ये भी आप इसको कह सकते हैं। तो इसमें आपका सही जवाब है लॉर्ड मॉर्ले। लॉर्ड मॉर्ले इसका सही जवाब रहेगा। फिर अगला सवाल एक स्टैटिक जीके का सवाल है, यानी वैसा जीके जो कभी बदलेगा नहीं। तो इसी क्रम में सवाल क्या है, राजस्थान के प्रथम लोकायुक्त कौन थे। तो सही जवाब है जस्टिस आई.डी. दुआ। ठीक है, जस्टिस आई.डी. दुआ थे। अगले प्रश्न पे, क्वेश्चन संख्या 10 नंबर, सवाल है कि राजस्थान मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष
तथा सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? तो सही जवाब है 3 वर्ष या 70 वर्ष की आयु तक जो भी पहले हो, 3 वर्ष या 70 वर्ष की आयु तक जो भी पहले हो, यह इसका सही जवाब रहेगा। ठीक है, देख लीजिएगा। फिर अगले प्रश्न पे पहुंच जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में शब्दों में शुद्ध लिखित शब्द कौन सा है? ठीक है, अब इसमें शब्द एक भी हो सकता है, 2 भी हो सकते हैं। ठीक है, 2 से ज्यादा नहीं हो सकते हैं, क्योंकि विकल्प में देखिए क्या क्या दे रखे हैं, 2 ही दे रखे हैं। ठीक है, तो यहां पर वृश्चिक ये आपका शुद्ध है। इसके अलावा निष्क्रमण यानी ए और ई, और ए और ई आपको कहां मिल रहे हैं? ऑप्शन बी के अंदर मिल रहे हैं। तो यह आपका सही जवाब हो जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 12, पत्र लेखन कला की प्रमुख विशेषता क्या है? बहुत ही आसान प्रश्न है, किसी ने नहीं पढ़ा हो तो वो भी इसको सही करके आएगा, गलत नहीं करके आएगा। कि पत्र लेखन जो है स्पष्ट होना चाहिए, उसमें संक्षिप्तता भी होनी चाहिए और इसमें सरलता भी होनी चाहिए। यानी ए, बी और ई। तो ए, बी और ई जो है यहां ऑप्शन ए में आपके पास अवेलेबल है। फिर क्वेश्चन नंबर 13 पे चलिए कि संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार हिंदी जो है देश की राजभाषा है? तो इसको 343 ऐसे करके आप इसको याद रखें। फिर 14 नंबर पे पहुंचे कि निम्नलिखित में से कौन सा जीवाश्म पार्क है, यानी फॉसिल्स पार्क है? तो यह है एकलवुड, अकाल वुड लिखा है। ठीक है, इसको पढ़ा जाता है एकल वुड। ये आपका पड़ता है जैसलमेर में, एकलवुड जैसलमेर में। ठीक, फिर नंबर 15 पे पहुंचते हैं। सवाल 15 क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन राजस्थान की सहरिया जनजाति के बारे में सही नहीं है? यानी एक ऐसा कथन है जो सही नहीं है, बाकी के सही हैं। तो इसमें चौहान, डोडिया आदि जैसे गोत्र होते हैं, बिल्कुल सही है। इस जनजाति के मुखिया को तपाड़ा कहा जाता है, बिल्कुल सही है। वे कई देवी देवताओं की पूजा करते हैं, परंतु इनके इष्ट देव जो है भेरू भरानी है, सही है। सहरिया का निवास दक्षिण पूर्वी राजस्थान में है और वह भी 12 जिले के शाहबाद और किशनगंज तहसील तक ही सीमित है। ये आपका इसमें सही जवाब रहेगा, ये वाला ऑप्शन डी। ठीक है, अब क्वेश्चन 15 पे निकल के 16 पे पहुंचते हैं। अरेंज द फॉलोइंग स्टेट्स। तो भारत के निम्नलिखित राज्य और केंद्र शासित प्रदेश को 2011 की जनगणना के आधार पर जनसंख्या घनत्व के अनुसार घटते क्रम में व्यवस्थित करना है। ठीक है, तो इसमें आपका सही जवाब रहेगा, देखेंगे पहले पे दिल्ली, ठीक है, फिर बिहार, पश्चिम बंगाल और फिर केरल। अब चेक करते हैं सी, डी, बी और ए, यानी विकल्प ए जो है ये आपका सही जवाब इसमें रहेगा। ठीक है, यदि आप के कोई प्रश्न हो तो आप कमेंट बॉक्स में इसमें डाल सकते हैं। किसी क्वेश्चन का कोई डिटेल आंसर आपको चाहिए तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, या तो अभी साथ ही साथ में या फिर एट द एंड ऑफ द ठीक है सॉल्यूशन वी शैल प्रोवाइड अ डिटेल्ड वर्जन ऑफ दैट आंसर। क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर 17 पे पहुंच जाए। 17 नंबर में कुछ कथन दिए गए, 2 कथन दिए गए। पहला कथन है कि जलोढ़ मिट्टी में पर्याप्त मात्रा में पोटास, फास्फोरिक एसिड और चूना पाया जाता है जो गन्ना, धान, गेहूं और अन्य अनाज और दलहन फसलों के उत्पादन के लिए आदर्श हैं। यह पहला कथन है। ठीक है, बिल्कुल सही कथन है, गलत कथन नहीं है। दूसरा कथन क्या है कि इस मिट्टी में पर्याप्त मात्रा में नाइट्रोजन पाई जाती है। यह कथन जो है गलत है। तो देख लीजिए इसके आधार पे कि कथन 1 और कथन 2 दोनों गलत नहीं। कथन 1 सही है लेकिन कथन 2 गलत है। यह आपका सही जवाब यहां पर हो जाता है। ठीक, फिर आगे 18 नंबर प्रश्न पे चलते हैं। ठीक, रीजनिंग से जुड़ा हुआ है। प्रश्न पूछा है कि जिस तरह से पर्वत का संबंध है पहाड़ से, वैसे ही पेड़ का संबंध किससे होगा? ये होगा आपके श्रब्स, इंग्लिश पे चले जाते हैं श्रब्स यानी झाड़ियों से।
ठीक है, पर्वत पहाड़ एक जैसे हैं, छोटे और बड़े का ही फर्क है। ठीक है, वैसे ही पेड़ और जंगल का नहीं हो सकता, पेड़ और वर्षा का नहीं हो सकता, और पेड़ और पत्ती का नहीं हो सकता। सही जवाब जो उपयुक्त अवेलेबल है वो आपका झाड़ियां। प्रश्न नंबर 19 में चलते हैं। आपको ऑड वन आउट करना है, यानी जो विषम है उसको यहां पर आइडेंटिफाई करना है। पोलैंड, ग्रीस, फ्रांस और कोरिया। कोरिया जो है वो पड़ता है आपका एशिया महाद्वीप में, और बाकी के जो है यूरोप महाद्वीप में पड़ते हैं। इस हिसाब से कोरिया जो है इनसे क्या हो गया, थोड़ा अलग हो गया, है ना। फिर क्वेश्चन नंबर 20 पे पहुंचे। क्वेश्चन नंबर 20 जो है ये भी आपका रीजनिंग का है। इसमें सवाल पूछा है, यदि किसी कोड में O को L, A को H, M को I, S को F, N को T, E को S, I को A और P को G और C को B लिखा जाता है, तो इस कोड में कंपनीज को कैसे लिखा जाएगा? तो इसमें आपका सही जवाब है C। ठीक है, सही जवाब क्या रहेगा आपका? C, इसमें सही जवाब रहेगा। फिर सवाल नंबर 21 पे पहुंचे। यहां पर दो कथन आपको दिए गए हैं। पहला कथन क्या है आपका, ये रहा कि कोई भी सेब केला नहीं है, कुछ केले अंगूर नहीं है, है ना। फिर दूसरा, इस कथन के आधार पर निष्कर्ष दिया गया है। पहला निष्कर्ष है कोई भी सेब अंगूर है, दूसरा है सभी सेब अंगूर होने की संभावना है। और इसमें आपका ऑप्शन ए जो है ये सही रहेगा, केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है। इसी पे आप ध्यान दीजिएगा। फिर क्वेश्चन नंबर आप पहुंच जाएं 22 पे, और 22 क्या है, यहां पर भी आपको ओड वन है उसको आउट करना है, यानी विषम का चयन करना है। तितर बितर होना, चलिए ठीक है। संकलित इकट्ठा करना हो गया, संचित ये भी हो गया, एकत्र करना, ठीक है। ये बी, डी और सी जो है आपस में मिलते जुलते हैं। तितर बितर होना जो है ये इससे क्या है, अलग है। तो सही जवाब आपका 22 में क्या रहेगा, ए रहेगा सही जवाब। फिर से अगला सवाल रीजनिंग से है। 5 दोस्त हैं, सचिन, कमल, मोहन, अरुण और राम। सचिन, कमल, मोहन, अरुण और राम, ये 5 दोस्त हैं। सचिन का कद कमल से छोटा है पर राम से बड़ा है। मोहन का कद सबसे लंबा है, अरुण का कद कमल से थोड़ा कम है और सचिन से थोड़ा बड़ा है। कद में दूसरा सबसे बड़ा कौन है? सही जवाब है आपका ऑप्शन बी, यानी कमल। ये आपने करके देख लिया है, यहां पर अब इसको करके ज्यादा बताने की आवश्यकता मेरे ख्याल में है नहीं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 पे पहुंचे। चंद्र मीणा पर विजय का उत्सव मनाने के लिए कछवाहों द्वारा कौन सा मेला शुरू किया गया? सही जवाब है ऑप्शन सी, डिग्गी कल्याण जी मेला। 25 नंबर है, निम्नलिखित में से किस प्रसिद्ध कलाकार ने भारत उत्सव में बहरूपिया कला में राजस्थान का प्रतिनिधित्व किया है? तो यहां आपको नाम याद रखना है, जानकी लाल भांड। ठीक है, ऑप्शन ए यहां पर सही जवाब है। ऑप्शन ए इसमें सही जवाब रहेगा। अब क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं 26 पे, 26 नंबर पे। ठीक है, अब यहां पर आपको क्या करना है, एक तरफ कुछ नाम दिए गए हैं और दूसरी तरफ सूची 2 में स्थान दिए गए हैं। पहली तरफ छत्रियों के नाम है, दूसरी तरफ स्थान है, तो आपको इनको मैच करना है। अभी तक आपने कर भी लिया होगा, नहीं किया तो अभी कर लेते हैं। सवाई जयसिंह की छतरी जो है ये कहां आपकी गैटौर में है। ठीक है, मूसी रानी की छतरी कहां है? ये अलवर में है। फिर गोपाल सिंह की छतरी कहां है? ये करौली में है। और सेठों की छतरी जो है, रामगढ़ के सेठ काफी प्रसिद्ध हैं। ठीक है, इस तरह से ऑप्शन सी जो है आपका सही जवाब यहां पर बन जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 27 कि पिछोला झील राजस्थान के निम्नलिखित में से किस स्थान में पाई जाती है? बच्चे को पता है भाई, ये पाई जाती है उदयपुर में पाई जाती है। बहुत ही इजी सा सवाल है। फिर अगला प्रश्न है, राजस्थान का राज्य पक्षी कौन सा है? सभी को पता है भाई, गोडावन है। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड भी इसको कहा जाता है। यहां ये गोदावन, ये इंग्लिश का हिंदी ट्रांसलेशन किया गया है, इसलिए
कंप्यूटराइज तरीके से ऐसे ही इसको लिखा जाता है, गोदावन इसको लिख दिया गया, बट इट इज गोडावन। क्वेश्चन नंबर 29 पे पहुंचे। 29 है कि अरावली श्रृंखला के निम्नलिखित शिखरों में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? गुरु शिखर है 1722 मीटर, अपन पढ़ते आते हैं। हालांकि इसमें कुछ कहीं ना कहीं विवाद होता ही रहता है कि कुछ विद्वान कितनी बताते हैं और कुछ कितनी बताते हैं, ठीक है। लेकिन यहां पर ऊंचाई कितनी है ये सवाल तो नहीं पूछा, सिर्फ ये पूछा है कि निम्न में से सबसे ऊंची कौन सी है, तो गुरु शिखर आपका सही जवाब रहेगा। ये भी स्टैटिक जीके का एक सवाल है। फिर काली सिंध तापीय ऊर्जा परियोजना निम्नलिखित में से राजस्थान के किस क्षेत्र में स्थित है? निम्न में से सबसे उपयुक्त विकल्प को आपको चुनना है। सही जवाब रहेगा झालावाड़। जी हां, कहां रहेगा? झालावाड़ रहेगा सही जवाब। सवाल नंबर 31 पे आए। यहां पर दो कथन दिए गए हैं कि चना राजस्थान में रबी फसल के रूप में उगाया जाता है। बिल्कुल सही बात है भाई। तिलहन राजस्थान में रबी और खरीफ दोनों मौसम में उगाया जाता है। बिल्कुल, ये भी क्या है आपका सही जवाब है, यानी दोनों ही कथन क्या है? सही है। तो इस लिहाज से ऑप्शन डी कथन 1 और कथन 2 दोनों सही हैं। फिर अगला पूछा है कि बाईफोकल लेंस का उपयोग निम्नलिखित में से किसकी कमी को दूर करने के लिए किया जाता है? साथ में देखिए इन्होंने एक चीज और डाली है कि निम्न में से सबसे उपयुक्त विकल्प को आपको चुनना है, यानी बेस्ट अवेलेबल ऑप्शन कौन सा है। तो ये करके यदि पूछा जा रहा है तब आपका जवाब ऑप्शन ए रहेगा, जरा दूरदृष्टिता दोष। और ये भी कब है? बुढ़ापे में। इंग्लिश में इसको बोलते हैं प्रेस बायोपिया। सवाल नंबर 33 पे आ जाएं। इसमें बहुत ही एक सूत्र पूछा है कि एडल्ट ह्यूमन डेंटल फॉर्मूला क्या है, यानी वयस्क मानव दंत का सूत्र क्या है? तो 21-23/21-23, ठीक है, फिक्स्ड है, इसमें कहीं पर कोई बदलाव नहीं है, बिल्कुल फिक्स्ड है भाई। फिर क्वेश्चन नंबर 34 पे आ जाएं। कथन दे रखे हैं। पहला कथन है रक्त आधान यानी ट्रांसफ्यूजन एक पद्धति है जिसमें एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के परिसंचरण तंत्र में रक्त उत्पादों अथवा रक्त को संचारित किया जाता है। पहला कथन, ठीक है, बिल्कुल सही है। दूसरा, पहला रक्त संचरण कार्ल लैंडस्टाइनर द्वारा किया गया, ये थोड़ा गलत कथन यहां पर दे दिया गया। तो सही जवाब क्या हो जाएगा कि पहला कथन तो सही है लेकिन दूसरा सही नहीं है, यानी ऑप्शन बी। अब सवाल नंबर 35 पे, ठीक है, फिर से एक बात बीच में बोल दूंगा कि यहां पर अपन हरीडली आंसर्स को लेके चल रहे हैं क्योंकि आप सभी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, बेताबी से इंतजार कर रहे हैं कि हमें तो सिर्फ आंसर बता दीजिए, कि ज़्यादातर क्वेश्चंस को तो आपने टैली कर भी लिया होगा, ठीक है। 5-10 सवाल ऐसे हर पेपर में होते हैं जहां की आपकी ख्वाहिश रहती है कि मैं यहां से श्योर हो जाऊं, तो हमने भी इसीलिए वक्त लिया कि थोड़ा सा हम श्योर होकर के चलते हैं और एक ऑथेंटिक आंसर की जो है वो आप लोगों के लिए लेकर के चलें, ठीक है। इसी उद्देश्य से फिर से दोहरा रहा हूं, यदि किसी क्वेश्चन का कोई आपको एक्सप्लेनेशन चाहिए तो आप इसको कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं कि सर फला फला क्वेश्चन जो है उसका आप फुल फ्लेजेड आंसर जो आप हमें प्रोवाइड करवाइए, ठीक है, तो वो भी हम आपको इसमें प्रोवाइड करवा देंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 पे चल लेते हैं। साइंस का सवाल है, ठीक है। सवाल क्या पूछा है कि निम्नलिखित में से किसका मिलान सही नहीं है? तो ब्लीचिंग पाउडर, इसको CaO, जी हां, CaO के अलावा इसमें आगे क्या लिखा जाता है? Cl, ठीक है, विद इन ब्रैकेट, और फिर यहां पे 2, ऐसे करके होगा। बाकी के आपके सारे सही हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर जो है ए आपका सही आंसर रहेगा। फिर दूसरा पूछा है कि अगला प्रश्न 36 नंबर, सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी जिसको ट्राइब्यूटरी कहा जाता है कौन सी है? यानी ट्राइब्यूटरी ऑफ इंडिस रिवर जो है ये आपसे पूछा है, ठीक है। तो ये इसका जवाब होगा चेनाब, जो कि 974 किलोमीटर में है, ठीक है, 974 किलोमीटर्स में है। फिर क्वेश्चन नंबर 37 पे चलते हैं।
प्रसिद्ध सिख गुरुद्वारा हेमकुंड साहिब कहां पर स्थित है? यह आपसे सवाल पूछा गया है। ठीक है, प्रसिद्ध सिख गुरुद्वारा हेमकुंड साहिब कहां पर स्थित है? तो इसका आपका सही जवाब यहां जो बेस्ट अवेलेबल है वो होगा ऑप्शन डी, गढ़वाल हिमालय, जो कि उत्तराखंड के चमोली जिले में पड़ता है। ठीक है, चमोली उत्तराखंड में पड़ता है। फिर अगला प्रश्न पूछा है, बहुत ही आसान सा सवाल है, पूछा है कि सेवन, धमन और कराद ये क्या हैं? तो ये टाइप्स ऑफ ग्रास हैं, यानी घास के प्रकार हैं। ठीक है, घास के प्रकार हैं ये। फिर 39 पे चलेंगे। ठीक है, 39 सवाल क्या है कि राकेश अपनी आय का 80% खर्च करता है। कितना खर्च कर रहा है? 80% खर्च कर रहा है। यदि उसकी आय 14% बढ़ जाए और बचत जो है 15% से घट जाए तो उसके खर्च में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? सवाल ये है। ठीक है, जोड़ बाकी गुणा भाग लगा लिया होगा, नहीं लगाया तो आप लगा लेना। सही आंसर मैं बता देता हूं, ये आपका रहेगा 21.25। ठीक है, अगला सवाल, सवाल नंबर 40, यदि m से n समानुपातिक हो एवं m बराबर 5 जबकि n बराबर 4 हो और जब n बराबर 20 हो तब n का मूल्य क्या होगा? सही जवाब पे चल लेते सीधे 25, ऑप्शन बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 41 पे चलें। ठीक है, फिर से गणित का ही सवाल है कि एक शीत संग्रहागार की लंबाई उसकी चौड़ाई से 2 गुनी है, उसकी ऊंचाई 3 मीटर है, इसकी 4 दीवारों दरवाजों को शामिल करते हुए का क्षेत्रफल 108 मीटर स्क्वायर है। इसका आयतन ज्ञात करना आपसे पूछा गया है। ठीक है, सही जवाब रहेगा 216। ठीक है, ये आपका ऑप्शन डी। फिर अगला सवाल कि निम्नलिखित किन शब्दों में गुण संधि उपलब्ध है? क्वेश्चन नंबर 42। सही जवाब होगा ए और बी, सत्येंद्र और स्वेच्छा। अब इसके अकॉर्डिंग आपका ए और बी कहां मिल रहा है? ऑप्शन डी में आपको मिल रहा है। ठीक है, ऑप्शन डी आपका सही जवाब रहेगा। क्वेश्चन नंबर 43 में चलते हैं। महाराष्ट्र प्रोविंशियल सम्मेलन मई 1928 में हुआ था, तो उसमें किसने घोषणा करी कि महिलाओं की स्थिति का उत्थान होना चाहिए और महिलाओं को जनता के मुद्दों में वृहद और अधिक समझ से रुचि लेने के लिए प्रशिक्षित किया जाना चाहिए? सही जवाब यहां पर है जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, महिलाओं के उत्थान की उन्होंने यहां पर बात करी थी। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 44 कि किसके द्वारा 1859 में रिलीफ ऑफ लखनऊ, ये एक पेंटिंग है, ये किसके द्वारा बनाई गई थी? तो सही जवाब जो है वह आपका थॉमस जोन्स बार्कर, यानी ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ऑप्शन डी सही जवाब रहेगा। अगले प्रश्न पे क्वेश्चन नंबर 45। डॉक्टर एस राधाकृष्णन की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग की स्थापना कौन से वर्ष में हुई? तो ये आपका सही है 1948। तारीख थी 4 नवंबर की। ठीक है, 4 नवंबर 1948 को स्थापना करी गई थी। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 46 पे चलें। क्या पूछा गया है कि फॉर द गिवन सेंटेंस, एक वाक्य दिया गया है। ठीक है, चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर फ्रॉम द ऑप्शंस बिलो। क्या पूछा है? द लैंग्वेज एंड स्टाइल ऑफ ए फॉर्मल लेटर इज, यानी किसी औपचारिक पत्र की जो भाषा है वो कैसी होनी चाहिए? चैटी, बातू नहीं होनी चाहिए? नहीं। वेरी फ्रेंडली, बहुत दोस्ताना होना चाहिए? नहीं। औपचारिक में नहीं हो सकते आप दोस्ताना, अनौपचारिक में हो सकते हो। फिर पोलाइट एंड ब्रीफ, यानी विनम्र होने चाहिए और संक्षेप में आपको लिखना चाहिए। सही जवाब है लेंग्दी, यानी बहुत लंबा होना चाहिए? नहीं। सही जवाब क्या रहेगा? ऑप्शन सी। अगला है क्वेश्चन नंबर 47। यहां पर एक शब्द दिया है
असमर्थनीय। और क्या पूछा है? फॉर द वर्ड गिवन इन हिंदी, कि हिंदी में एक शब्द दिया गया है, चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड इन इंग्लिश फ्रॉम द ऑप्शंस बिलो। जो नीचे जो विकल्प दिए गए हैं उनमें से सबसे बेहतरीन इसके लिए कौन सा शब्द रहेगा? एक्सेप्टेबल का अर्थ क्या होता है? स्वीकार्य, ये नहीं रहेगा। अनएक्सेप्टेबल इसका उल्टा होगा, अस्वीकार्य, ये नहीं होगा। ठीक है, अब देखिए असमर्थनीय, इसके लिए सही रहेगा अनटेनेबल। टेनेबल का मतलब समर्थनीय हो गया। ठीक है, तो बहुत इजी था, थोड़ा सा भी किसी ने कॉमन सेंस यूज किया होगा तो इसका कभी भी गलत नहीं हुआ होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 48 पे चल लेते हैं। 48, कंप्यूटर की कौन सी पीढ़ी से इंटीग्रेटेड सर्किट यानी आईसी, इंटीग्रेटेड का आई और सर्किट का सी, ठीक है, तो आईसी का उपयोग शुरू हुआ है? सही जवाब है तीसरी पीढ़ी से, यानी विकल्प बी यहां पर सही जवाब है आपका। ठीक, क्वेश्चन नंबर 49 पे चलें। सहेलियों की बाड़ी, इसके बारे में पूछा गया है। ठीक है, सहेलियों की बाड़ी जो है एक बहुत ही प्रसिद्ध पर्यटक स्थल है, किसके द्वारा बनाया गया? तो महाराणा संग्राम सिंह द्वितीय के द्वारा बनाया गया था, याद रखेंगे। अगला सवाल 50 नंबर, राणे जगपत राम मरास्या किस शासक की मृत्यु का शोक मनाने के लिए लिखी गई थी? डी हाँ, तो सही जवाब इसका है महाराजा जगत सिंह। महाराजा जगत सिंह जो कि मेवाड़ के क्या थे? महाराणा थे। मेवाड़ के महाराणा थे। ठीक है, उनकी मृत्यु का शोक मनाने के लिए राणे जगपत राम मरास्या, ठीक है, ये लिखा गया था। क्वेश्चन नंबर 51 पे चलते हैं। 51 क्या पूछा है देखिएगा कि कुचामणी ख्याल के बारे में निम्न में से कौन से कथन सही हैं, है ना? विच स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग कुचामणी ख्याल आर करेक्ट, ये प्रश्न पूछा गया है। तो पहला देखिएगा, कुचामणी ख्याल प्रसिद्ध लोक नाट्यकार लच्छी राम द्वारा शुरू किया गया था, बिल्कुल सही है। चांद नीलगिरी, राव रिद्धमल और मीरा मंगल लच्छी राम द्वारा रचित प्रमुख ख्याल हैं, सही है। कुचामणी ख्याल जो है एक मुक्त नाट्यशाला, जिसको आप ओपन थिएटर कह सकते हैं, में निष्पादित नहीं किया जाता है, गलत है। यह कथन क्या है? गलत है। इस ख्याल में ढोल, सारंगी, शहनाई, ढोलक, वादक मुख्य सहयोगी होते हैं, बिल्कुल सही है। यानी ए, बी और डी सही है। तो अब आप ढूंढ लीजिए इसमें ए, बी और डी, इसको सपोर्ट करने वाला आंसर एक ही है और वह है सी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 52 में चलेंगे। 52, वागड़ की मीरा इस नाम से कौन प्रसिद्ध है? सबको पता है भाई, गौरी बाई। ठीक है, करेक्ट आंसर गौरी बाई। क्वेश्चन नंबर 53 पे चलें। देश की स्वतंत्रता के पश्चात राजपूताना के 3 राज्यों का भारतीय संघ में विलय किया गया, किसके तहत? कौन से समझौते के तहत? उस समझौते का टाइटल क्या है? ठीक है, तो टाइटल है इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, ऑप्शन ए ये आपका सही जवाब रहेगा। फिर क्वेश्चन नंबर 54 है, पूछा है कि निम्नलिखित में से कृषि का कौन सा संस्थागत कारक कृषि की उत्पादकता और प्रारूप को प्रभावित करता है? याद रखिएगा, कारक जो पूछा है वो कैसा पूछा है? इंस्टीट्यूशनल फैक्टर, यानी संस्थागत कारक पूछा है। तो संस्थागत कारक में कौन सा आता है? क्या स्थलाकृति आती है? नहीं। रासायनिक उर्वरक आते हैं? नहीं। फसल बीमा? नहीं। तो इसमें क्या आता है? ऑप्शन डी, अधीनस्थ कृषि क्षेत्र का आकार। अधीनस्थ कृषि क्षेत्र का आकार। इसके अलावा और भी हैं, जैसे भूमि का स्वामित्व है, काश्तकारी है, वो भी संस्थागत में ही आते हैं। ठीक है, अगले में चलते हैं। 55 नंबर, बड़ा अजीब सा सवाल पूछा यार कि नरमा राजस्थान की किस फसल से संबंधित है? अब देखो, नरमा यानी नरम, मुलायम। अब चाय जो है वो तो नहीं होती साहब कोई नरम या मुलायम, वो तो कड़क ही हो सकती है।
कॉफी तो उसका भी बाप है, ठीक है, और जूट के तो कहने गया, ठीक। तो ये तीनों ऑप्शन नहीं है भाई, इसमें आपका सही ऑप्शन क्या है, कपास, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 56 पे आ जाइए, 56 पे कथन दे रखे हैं, 2 कथन दिए गए हैं कि अकर्मक क्रियाओं का सीधा संबंध कर्ता से नहीं होता, इनका फल स्वयं कर्ता पर पड़ने से दूर रहता है, यह पूछा गया है, ठीक है। दूसरा है सकर्मक क्रियाओं का फल कर्म पर पड़ता है, कर्म के बिना उनका अर्थ पूरा नहीं हो सकता, ठीक है भाई। अब ये थोड़े से अजीब से लग रहा है मेरे को, इसलिए मैं इस पे स्टार लगा के इस क्वेश्चन पे एक बार छोड़ रहा हूं, ठीक है। इसको कमेंट बॉक्स में बाद में लेंगे इसको। फिर अगला पूछा है आनंद मग्न का समास विग्रह होगा, क्वेश्चन नंबर 57 पूछा है आनंद मग्न, तो इसका समास विग्रह क्या होगा, इसका होगा आनंद में डूबा हुआ या आनंद में मग्न, आनंद में डूबा हुआ या आनंद में मग्न, यह भी सही रहेगा इसके लिए, दोनों ही सही हैं, आनंद में मग्न और आनंद में डूबा हुआ दोनों सही हैं। क्वेश्चन नंबर 58 पे चलें कि निम्नलिखित में से किन शब्दों में प्रति उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। तो पहले तो हुआ है प्रत्येक, यानी प्रति प्लस एक हो गया, प्रयोग इसमें नहीं हुआ है, प्रसार इसमें भी नहीं हुआ है, फिर प्रत्यक्ष इसमें प्रति प्लस अक्ष, प्रति प्लस अक्ष, फिर प्रतिकार इसमें भी हुआ है, इसमें प्रति प्लस कार, कार का मतलब क्रिया होता है और प्रति का मतलब विपरीत, ठीक है, प्रति प्लस कार। तो इस तरह से ए सही है, ई सही है और डी सही है, यानी ए डी और ई आप ढूंढ लीजिए, तो आपका सही जवाब रहेगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 59 पे चलेंगे। पूछा है कि प्रथम भारतीय उपग्रह का नाम, ये बच्चे बच्चे की जुबान पे रटा हुआ होता है, आर्यभट्ट है, ठीक है, जो कि 19 अप्रैल 1975 को छोड़ा गया था, रूसी यान के माध्यम से, 19 अप्रैल 1975। टेलीफोन उपकरण का वह कौन सा भाग है जो आवाज को स्वीकार करता है और उस सूचना को विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में भेजता है, ऐसा कौन सा है। तो केबल नहीं होगा, डायलर जिसे आप डायल करते हैं वो भी नहीं होगा, ठीक है, आपका माथा ठनका होगा माउथ पीस और रिसीवर दोनों पे, कभी दिमाग में चल रहा हो रिसीवर सही है, कभी दिमाग में आओगा माउथ पीस सही है, ठीक है। तो सही जवाब आपका क्या है, माउथ पीस। रिसीवर सही क्यों नहीं है, कि रिसीवर क्या करता है, संकेतों को प्राप्त करता है और ध्वनि के अंदर कन्वर्ट करता है, रिसीव ग्रहण करना, रिसीव करना, प्राप्त करना, तो संकेतों को प्राप्त करता है और उसे ध्वनि में कन्वर्ट करता है। लेकिन ये क्या करता है, माउथ पीस उस सूचना को विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में भेजता है, ये काम करता है। क्वेश्चन नंबर 61 पे चलेंगे, 61 पे 2 कथन यहां पर दिए गए हैं, ठीक है। कौन कौन से हैं कथन देखिएगा कि भारत की स्वतंत्रता के बाद रियासतों के कई शासक संविधान सभा में जुड़ने के विरुद्ध थे, बिल्कुल सही बात है भैया, कि जब भारत स्वतंत्र हो गया, ठीक है, तो रियासतों के कई शासक ऐसे थे जो संविधान सभा में जुड़ना नहीं चाहते थे। दूसरा विकल्प क्या है, दूसरा कथन क्या है, शाही रजवाड़ों की इस अनुक्रिया का अर्थ था कि स्वतंत्रता के बाद एक बड़ी संभावना थी कि भारत कई छोटे देशों में बंट जाता। बिल्कुल सही बात है, तो इसका मतलब दोनों ही कथन क्या है, सही है। तो दोनों कथन सही है, यानी कथन 1 और कथन 2 दोनों सही है, तो आपका उत्तर सही कौन सा होगा, वो होगा विकल्प यहां पर डी। अब चलेंगे 61 से निकल के 62 की तरफ, 62 पे सवाल पूछा है कि बालाथल सभ्यता जो है इसका पुरातत्व स्थल कहां पर स्थित है। तो यह है वल्लभ नगर उदयपुर, सही जवाब है, ठीक है, फिक्स्ड आंसर है इसका। 63 है कि किस वर्ष में पृथ्वीराज III ने
महोबा के शासक चंदेल को हराया था। जी हां, तो सही जवाब तो है आपका 1182 ईस्वी। और पृथ्वीराज तृतीय जो था, इसका जो युद्ध हुआ था वो किसके खिलाफ हुआ था? ये हुआ था परमर्दी वर्मन के खिलाफ। परमर्दी वर्मन, इसको इन्होंने हराया था। ठीक है, महोबा के युद्ध की बात है। ऑप्शन ए आपका सही है 63 में। 64 क्वेश्चन पे आ जाइए। ठीक है, इंग्लिश का सवाल यहां पर पूछा गया है, बड़ा आसान सा सवाल है। शी रिमार्क्ड, उसने टिप्पणी करी, दैट शी, अब क्या आना चाहिए यहां पे? रिमार्क्ड सेकंड फॉर्म दे रखी है। फीलिंग यहां नहीं आ सकता, क्यों? क्योंकि आईएनजी फॉर्म दे रखी है, तो इसको ऑक्सिलरी वर्ब की यानी हेल्पिंग वर्ब की आवश्यकता पड़ती, ये नहीं होगा। ठीक है, फील, शी के साथ में फर्स्ट फॉर्म नहीं आती, या तो आप सेकंड फॉर्म लेते या फील फर्स्ट फॉर्म ली आपने, प्रेजेंट में ली है, तो ऐसे एस लगाते जो कि नहीं है, तो ये भी गलत है। ठीक है, शी विल फील नहीं होगा, सही जवाब क्या होगा? फेल्ट, कि पहले भी पास की वर्ब यहां पर दे रखी है। ठीक है, तो यहां पर ऑप्शन ए आपका सही जवाब है। 65 नंबर पे चलिए। ही वॉज अरेस्टेड विदाउट बीइंग गिवन अ रीजन। सवाल क्या पूछा है? ये जो अंडरलाइन किया गया है, इस अंडरलाइन को आप नीचे जो विकल्प दिए गए हैं उनमें से किसी एक विकल्प से क्या आप इसको बदल सकते हैं, और जिससे इसके मीनिंग पर भी कोई फर्क नहीं पड़े, ये करके पूछा गया है। ठीक है, तो ही वॉज अरेस्टेड विदाउट बीइंग गिवन अ रीजन, अर्थात उसे बिना कारण बताया गया गिरफ्तार कर लिया गया। तो बिना कारण के, तो बिना कारण के इसके लिए कौन सा सही जवाब रहेगा वो देखिएगा। ठीक है, वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, फॉर नो राइम और रीजन, जिसका अर्थ क्या होता है? बिना कारण के। ठीक है, एट ऑड्स एंड एंड्स का मतलब क्या होता है? अनइंपॉर्टेंट, छोटा या तुच्छ या अनइंपॉर्टेंट। और आउट एंड आउट का मतलब पूरी तरह से, और ओवर एंड अबव आप जानते ही हैं। ठीक है, तो सही जवाब 65 में क्या रहेगा? ए। फिर अगला देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 66। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में स्वतंत्र भारत की अस्थायी यानी प्रोविजनल गवर्नमेंट की स्थापना की घोषणा किस तारीख को करी थी? बहुत ही प्रिसाइज सवाल पूछा है, नजदीक नजदीक तारीखें देकर के सवाल पूछा है। सही जवाब है 21 अक्टूबर 1943 को। 21 अक्टूबर 1943 को खुद को प्रधानमंत्री भी उन्होंने घोषित कर दिया था, और कुछ देशों ने मान्यताएं भी उनको दे दी थी। कौन कौन से देशों ने उनको मान्यताएं दी, आप चाहें तो कमेंट बॉक्स में आकर के बता सकते हैं। संजय कुमार ने कहा हाय, बिल्कुल, हेलो हाय। ज़्यादा कमेंट्स मैं यहाँ पढ़ूंगा नहीं। ठीक है, सभी को गुड इवनिंग है, सभी को नमस्कार है मेरा। क्वेश्चंस को थोड़ा हरीडली लेना चाह रहा हूँ, आप भी थके हुए होंगे, आज पेपर दे करके आए हैं। वो विद्यार्थी भी ध्यान से देख रहे होंगे जिनका कल पेपर है। ठीक है, तो मैं यहाँ यही चाह रहा हूँ कि आपको जल्द से जल्द शॉर्ट तरीके से आंसर जो है वो मिल जाए, ऑथेंटिक आंसर जो है वो मिल जाए। ठीक है, डिटेल आंसर चाहिए तो उसी के लिए आप कमेंट बॉक्स में आप कमेंट्स कर देना, अदरवाइज आप हाय लिख के छोड़ दीजिएगा, मैं मान लूंगा आपका। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 67 पे आ जाते हैं। 67 पे क्या पूछा है देखिएगा, कि नीचे दिए गए विकल्पों में से सही कथन आपको चुनना है। कुछ विकल्प दिए गए, सही कथन आपको चुनना है। पहला कथन क्या है कि ब्रिटिश संसद ने 5 जुलाई 1947 को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पारित किया। बिल्कुल सही बात है जी, किया। चलो सही का निशान लगा दिया। यह अधिनियम माउंटबेटन की योजना पर आधारित था। बिल्कुल ठीक है। अधिनियम ने 10 अगस्त 1947 को रॉयल स्वीकृति प्राप्त करी, यानी ब्रिटेन के जो उस वक्त महाराजा थे, ठीक है, जॉर्ज 6 थे, तो उनकी जो सहमति है, सिग्नेचर है, 10 अगस्त को हुए क्या? नहीं, ये हुए थे आपके 18 जुलाई को। कब हुए थे? 18 जुलाई को हुए थे। ठीक है, तो ये यहां पर आपका कथन क्या हो गया? गलत हो गया। अधिनियम यानी एक्ट जो है 15 अगस्त 1947 को लागू कर दिया। जिस दिन लागू हुआ उस दिन आजादी होगी।
है ना, तो ये भी क्या हो गया, सही हो गया। तो इसमें सी ऑप्शन जो है वो क्या रहेगा आपका, ठीक। तो इसमें केवल ए, बी और डी ये आपका सही बेस्ट अवेलेबल आंसर यहां पे रहेगा। फिर देखिए एंशियंट, एंशियंट शब्द का क्या पूछा उन्होंने, एंटोनिम। एंटोनिम का मतलब क्या होता है, विलोम, ऑपोजिट शब्द पूछा है, ठीक है। एंशियंट का मतलब होता है प्राचीन, तो प्राचीन का मतलब क्या होगा, नवीन या नया, तो मॉडर्न। रफ, डिस्ट्रॉय और इंसल्ट का इससे कोई लेना देना नहीं है। 69 पे चलें, ठीक है। सवाल क्या है देखिएगा, सेंटेंस दिया है और रिपोर्टेड स्पीच को चेंज करना है। तो रवि सेड, रवि ने कहा माई मदर इज गोइंग टू हर होम टाउन। तो रवि सेड, ठीक है, सेड का तो ऑब्जेक्ट नहीं, तो सेड का सेड ही आएगा, सभी में दे रखा है, ठीक है। कंजंक्शन दैट लगेगा, सभी में दे रखा है, ठीक है। माई मदर, माई फर्स्ट पर्सन है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। सब्जेक्ट कौन है, रवि, रवि कौन है, लड़का, लड़के के लिए क्या यूज होता है, ही, ठीक है। पॉजेसिव केस, ही के लिए क्या होगा, हिज, तो यहां पे देखिए हिज सभी में दे रखा है, हिज मदर, चलो यहां तक सही है। अब इज किस में चेंज होगा, वॉज और वर में चेंज होता है, तो सिंगुलर के साथ वॉज आ जाएगा, तो वॉज केवल एक में दे रखा है, बाकी जो हैज गलत है, हैड गलत है, विल गलत है, सही जवाब होगा ऑप्शन बी, ठीक है। ऑप्शन बी आपका यहां पर राइट आंसर रहेगा, ठीक। फिर आगे चलें, क्वेश्चन नंबर 70 पे चलते हैं। क्या पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कर राजस्थान राज्य सरकार द्वारा लगाया व संग्रहित नहीं किया जाता है। तो भाई ये रहा आयकर, इनकम टैक्स, ठीक है, राज्य सरकार नहीं लगाएगी, नहीं तो हर स्टेट जो अपने अपने अकॉर्डिंग लगाएगा, ठीक है। तो इनकम टैक्स जो है वो राज्य सरकार के द्वारा नहीं लगाया जाता है। बाकी के सारे टैक्स, भूमि संरचना पर कर, सड़क और वाहन पर, कृषि पर, है ना, ये सब लगेंगे। वाहन का तो आपको पता ही होगा, हमारे राजस्थान के अंदर बाहर के अदर स्टेट की बड़ी बड़ी बसें और ट्रक जो है रजिस्टर्ड होकर आ रहे हैं, क्यों, वहां पर बहुत कम पैसा लग रहा है, ठीक है। वहां पर मतलब 20, 30, 50 हज़ार में काम हो रहा है और यहाँ पर 3-4 लाख लगते हैं, तो फिर वो वहीं से रजिस्टर्ड करवाते हैं, यानी स्टेट का मामला है इसलिए। फिर देखें क्वेश्चन नंबर 71 पे कि निम्नलिखित में से कौन से भारतीय संविधान की एक मुख्य विशेषता नहीं है। यह भी सवाल बहुत आसान है, ठीक है, आप आसानी से इसको कर सकते थे और किया ही होगा, मुझे यूं लग रहा है किया ही होगा, गलत किसी का भी नहीं गया होगा, क्योंकि अगला एग्जामिनर चाहता है कि आपका ये जवाब सही हो, इसमें गलत नहीं हो, क्योंकि ऑप्शन ही ऐसा दिया है, दोहरी नागरिकता का प्रावधान हमारे देश में नहीं है, ठीक है। बाकी का वयस्क मताधिकार है, विभिन्न स्रोतों से संविधान लिया गया है, सबसे लंबा लिखित संविधान है, ये सारी बातें आपको पता है, ठीक है। सिर्फ थोड़ा सा दिमाग लगाया और सही जवाब आपने हासिल कर लिया, विकल्प सी। 72 कि किस राज्य ने आउटलुक प्लेनेट सस्टेनेबिलिटी समिट एंड अवार्ड्स 2024 की मेजबानी की। करंट जीके की किताब हर महीने लेके आते ही होंगे, पढ़ते होंगे, ठीक है। तो सही जवाब क्या आपका, गोवा, गोवा। क्वेश्चन नंबर 73 पे चलें। प्रश्न पूछा है कि 2004 में चंदोली को राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया, यह भारत के कौन से राज्य में है। तो सही जवाब तो देखिए महाराष्ट्र, महाराष्ट्र। यह सतारा, कोल्हापुर, सांगली जिलों में, 3 जिलों में फैला हुआ है। कहां कहां फैला हुआ है, सतारा, कोल्हापुर और सांगली, ठीक है, यहां इन 3 में ये फैला हुआ है, महाराष्ट्र में पड़ता है। 74 पे आ जाइए। किस राज्य की विधानसभा ने राज्य सरकार की नौकरियों में, केंद्र में तो कर ही नहीं सकते, राज्य सरकार की जो नौकरियां हैं उसमें एससी, एसटी, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस का आरक्षण जो है उसको बढ़ा करके 60% था, 60 से बढ़ा करके 77% कर देने का विधेयक पारित कर दिया है। सही जवाब है झारखंड। 1 दिवसीय विशेष सत्र बुला करके यह किया गया है,
ठीक है, सही जवाब क्या है? झारखंड। ऑप्शन ए सही जवाब था यहां पे। अब क्वेश्चन नंबर 75 पे चलते हैं। सवाल क्या पूछा है कि राजस्थान के निम्न में से कौन सा जिला वर्ष 2022-23 में राज्य में गेहूं के सर्वाधिक उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? 22-23 का आंकड़ा पूछा है, कृषि से रिलेटेड है। ठीक है, ऑलमोस्ट सबसे ज्यादा गेहूं कहां होता है? गंगानगर में ही होता है। ठीक है, अन्न का कटोरा भी इसको कहते हैं। यह सवाल भी पूछा ही गया है। ठीक है, तो आपका सही जवाब क्या है? श्री गंगानगर। फिर अगला सवाल पूछा है 76 में कि राजस्थान राज्य में निम्नलिखित में से कौन सा एक कृषि आधारित उद्योग नहीं है? ठीक है, कृषि पर जो डिपेंड नहीं करता हो, तो वह आपका लौह और इस्पात उद्योग। बहुत इजी सवाल था। चावल, ठीक है, खेती से जुड़ा हुआ, कपास भी खेती से जुड़ा हुआ, दालें ये भी खेती से जुड़ी हुई हैं। क्वेश्चन नंबर 77 पे चलिएगा। प्रश्न पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सोशल मीडिया का माध्यम नहीं है? ठीक है, तो सोशल मीडिया का माध्यम कौन सा नहीं है? बहुत आसान है, ट्विटर सोशल मीडिया है। ठीक है, आपका ब्लॉगिंग भी सोशल मीडिया है, फेसबुक भी है। ब्रॉडबैंड नहीं है, ये सोशल मीडिया का, ठीक है, मोड नहीं है, माध्यम नहीं है। 78 में पहुंचे। निम्न में से भारत में जन्मी, ठीक है, जन्म कहां हुआ? भारत में। कौन सी अंतरिक्ष यात्री थी जिनकी वापसी के दौरान कोलंबिया के अंतरिक्ष यान में मृत्यु हो गई थी? बहुत ही ये चर्चित रहा था। ठीक है, सही जवाब आपको पता है, कल्पना चावला। ठीक है, कल्पना चावला, विकल्प डी आपका सही जवाब यहां पे रहने वाला है। फिर 79 पे पहुंच लेते हैं। सवाल क्या है? ये इस सवाल ने थोड़ा सा परेशान किया होगा आपको। ठीक है, और थोड़ा माथा पच्ची गिरी तो भी नहीं आया होगा कईयों को तो। ठीक, क्यों नहीं आया देख लीजिए। सवाल क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थान सरकार द्वारा शुरू की गई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई से संबंधित परियोजना नहीं है? राजस्थान सरकार द्वारा शुरू करी गई एआई से जुड़ी हुई परियोजना नहीं है। निम्न 4 विकल्प में से सवाल ये है। तो देखिएगा, ऑप्शन ए है राजस्व खुफिया और विश्लेषण, राज्य सरकार की है। ऑडियो एनालिटिक्स, ऑप्शन सी, राज्य सरकार की है। राजबोट, नाम ही क्या रहा, राज यानी राजस्थान, ये भी राजस्थान की है। ठीक है, तो इसमें दे रखा है यूआईडी, तो ये योजना जो भारत सरकार की है, राजस्थान सरकार की नहीं है। किसकी है? भारत सरकार की। तो ये आपका सही जवाब हो गया। डेपुटेशन शब्द का हिंदी में समानार्थक शब्द पूछा है, बहुत आसान सा है, प्रतिनियुक्ति। ठीक है, डेपुटेशन को क्या पढ़ेंगे अपन? प्रतिनियुक्ति पढ़ेंगे। अगला सवाल देखें 81 कि निम्नलिखित में से लिंग संबंधित अशुद्ध वाक्य है? ठीक है, तो हवन सामग्री जल गई या जल गया? अपन तो क्या कहेंगे, जल गई, तो यही है भैया। बाकी की और सही है क्या? देख लो, श्याम सन्यासी है, बिल्कुल सही है। रंजना अध्यापक है, ऐसे तो नहीं है ना, अध्यापिका ही दे रखा है, सही है। तो वह स्त्री अपराधिनी है। ठीक है, अपराधी तो नहीं कहा, अपराधिनी कहा है ना, तो बाकी के सब सही हैं। अंधा होना मुहावरे का अर्थ पूछा है, बिना विचारे व्यव करना। ठीक है, फिर अगला देखें क्वेश्चन नंबर 83। सवाल पूछा है रंजन उत्तर की ओर 15 किलोमीटर गया, उसके बाद दाहिनी तरफ मुड़कर के 10 किलोमीटर चला, बाईं ओर मुड़कर के 20 किलोमीटर चला, तत्पश्चात बाईं तरफ मुड़कर 10 किलोमीटर चला। पागल है क्या? इधर उधर चक्कर काट रहे हो, है ना? अरे भैया पागल नहीं है, सवाल है यार। ठीक है, सही जवाब क्या है? 35 किलोमीटर निकाल लिया होगा आपने, नहीं निकाला तो अभी निकाल लेना। ठीक है, 35 किलोमीटर्स, ऑप्शन बी आपका सही जवाब है। 84 में चलते हैं। ठीक है, छात्राओं का एक समूह है, एक लाइन में खड़ा है, दोनों किनारों से एक छात्रा 19वें क्रम में खड़ी है। कक्षा में कुल कितनी छात्राएं हैं? यानी एक पंक्ति में लड़कियां खड़ी हैं, छात्राएं खड़ी हैं। ठीक है, दोनों तरफ से काउंट करें तो 19 नंबर बीच में आ रहा है, तो कितनी कुल छात्राएं हैं? ठीक है, सही जवाब क्या रहेगा इसका? 37, 37। दिमाग लगा लिया होगा, नहीं लगाया तो अब लगा लो। ठीक है, और अगले प्रश्न पे आ जाओ, क्वेश्चन 85।
आपसे यह पूछा है कि अंग्रेजी शब्दकोश में यानी इंग्लिश की डिक्शनरी में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द दूसरे नंबर पर आएगा। पहले का नहीं पूछा है, दूसरे का पूछा है। देखो सब में देखो एम ए दे रखा है, एम ए, ठीक है, यहां तक चलो ठीक है। फिर एम ए जी, यहां पर ही एम ए टी आ गया, ये तो कट गया, इसको बाहर करो, ठीक है। अब तीनों हैं। अब अगर यहां क्या दे रखा, आई दे रखा है, इसमें एन दे रखा है या ई दे रखा है, सॉरी, यहां आई दे रखा है, यहां एन दे रखा है, यहां पर भी एन दे रखा है, एन, ये रहा आई, तो आई पहले आता है, ये एक नंबर पे आएगा, ठीक है। अब दूसरे पे कौन सा आएगा, इनकी दौड़ करवा लो। इसमें क्या आई दे रखा है, यहां ई दे रखा है, तो यह दूसरे नंबर पे आएगा, यह आपका सही जवाब रहेगा, यानी मैग्नेटिक 85 में। फिर क्वेश्चन नंबर 86 का पूछा, सीरीज वाला प्रश्न है, ठीक है, ज्यादा डिटेल में जाने की आवश्यकता नहीं है, सीधे आंसर पर चले जाइए। आंसर आ गया आपका 12, ऑप्शन ए सही जवाब। 87 सवाल ने बहुत परेशान किया है, ठीक, इसके कुछ और विकल्प भी हो सकते हैं यदि अलग अलग थियोरीज से इसको हल करने की कोशिश करी जाए, लेकिन जो बेस्ट अवेलेबल आंसर जो हमारी टीम ने सजेस्ट किया है वो किया है ऑप्शन बी, इसको इन्होंने सजेस्ट किया है। फिर 88 में आ जाइए, यहां पर कुछ प्रतीकों को अक्षरों द्वारा दर्शाया गया है जैसा कि नीचे दिखाया गया है। सीधे आंसर पे चल लेते हैं भैया। पूछा क्या है, सर्वाधिक उपयुक्त व्यंजक पूछा है। क्या पूछा है, सर्वाधिक उपयुक्त व्यंजक इसमें पूछा गया है। ऑप्शन डी आपका सही है, 15C, 15B, 8F, 4F, 6C और 2, ये आपका सही जवाब सजेस्ट किया गया है। फिर 89 पे चलें। इंदिरा गांधी नहर निम्नलिखित में से राजस्थान के किस जिले में समाप्त होती है, किस जिले में समाप्त होती है, ठीक है। अरे भैया जैसलमेर में जाके समाप्त हो जाती है, उसके बाद में क्या पाकिस्तान थोड़ी भेजेंगे, बॉर्डर का जिला आ गया, ठीक है। किस शहर को राजस्थान का खाद्य का टोकरा, अन्न का टोकरा कहा जाता है, या इस रूप में इसको जाना जाता है, यानी फूड बास्केट ऑफ राजस्थान किसको कहा जाता है, कौन से जिले को कहा जाता है, ठीक है। तो सही जवाब आपका क्या है, गंगानगर, श्री गंगानगर। गेहूं सर्वाधिक यही होता है और अपन गेहूं खाते हैं, ठीक है, भले ही स्वास्थ्य के लिए अच्छा हो या खराब हो, लेकिन खाएंगे तो गेहूं, है ना। फिर अगला सवाल चलो इकोनॉमिक्स पे देख लेते हैं कि जिस दर से भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्यिक बैंकों को यानी कॉमर्शियल बैंकों को पैसा उधार देता है, उस रेट को क्या कहते हैं, उस दर को क्या कहते हैं, सवाल ये है। तो उस दर को कहते हैं रेपो रेट। क्या कहते हैं, रेपो रेट कहते हैं। अगला सवाल, बजट 2024-25 की घोषणा के अनुसार, किसके अनुसार, 24-25 की घोषणा के अनुसार वर्ष 2024-25 में सकल घरेलू उत्पाद, ठीक है, यानी जीडीपी कितना रहने का अनुमान है, अनुमान पूछा है 24-25 का, तो यह है 4.9, ऑप्शन सी राइट आंसर। अब चलिए 93 में, भारत सरकार ने किस वर्ष में भारत की नवीन आर्थिक नीति का शुभारंभ किया। बेस्ट अवेलेबल आंसर पे जाना है, तो यह आपका ऑप्शन ए 1991, ठीक है। 2023 में राजस्थान के राज्य चुनाव आयुक्त कौन थे, मधुकर गुप्ता, ऑप्शन बी। 95 चलिएगा, ठीक है। सवाल क्या पूछा देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन से कथन भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, ठीक है, यानी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, कंट्रोलर सी, ऑडिटर ए, जनरल, ठीक है, यानी कैग ऑफ इंडिया, कैग के संदर्भ में कौन सा कथन सही है और कौन सा नहीं है। तो पूछा कौन सा कथन सही नहीं है, ये यहां पर पूछा जा रहा है, ठीक है। तो कौन कौन से कथन है देखिएगा कि कैग जो है, कैग को भारत के राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है, बिल्कुल सही बात है। अब राष्ट्रपति नियुक्त कर रहा है तो राष्ट्रपति ही इसको हटा भी सकता है, ठीक है।
इसका वेतन जो है भारत की समेकित निधि से दिया जाता है, ठीक है, यानी कंसोलिडेटेड फंड बोलते हैं इसको इंग्लिश में, ठीक है। कैग का कार्यकाल 5 साल के लिए निश्चित रहता है, नहीं, ये 6 साल या 65 वर्ष जो भी पहले हो जाए उसके लिए, तो ये कथन गलत है, ठीक है। ए, बी और सी सही है, ऑप्शन ए सही हो गया। यहां क्या होगा, 6 वर्ष या 65 साल की आयु, जो भी पहले हो, ठीक है, ये होता है इसका क्राइटेरिया। फिर चलेंगे 96 पे। सवाल पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा भारत में वृहद श्रेणी का उद्योग नहीं है। अरे भैया, खादी और ग्रामोद्योग जो है ये वृहद श्रेणी का नहीं है, लघु सूक्ष्म मध्यम में आ जाएगा, ठीक है, बड़े में नहीं आएगा। लौह और इस्पात बड़ा है, पटसन का भी बड़ा है, सूती कपड़ा तो पूरी दुनिया में बड़ा है ना। नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे। अरे भैया, अरविंद पनगड़िया थे, ठीक है, अरविंद पनगड़िया, जो जनवरी 15 से अगस्त 17 तक रहे, जनवरी 15 से अगस्त 17 तक रहे थे। फिर देखिए 98 नंबर का सवाल कि निम्नलिखित में से किस बजट वर्ष में रेलवे का बजट संघ के बजट में शामिल किया गया। यानी रेलवे का जो बजट है पहले अलग आता था, कौन से साल से रेलवे के बजट को संघ वाले बजट में ही शामिल कर लिया गया, कौन सा वर्ष है। तो सही जवाब आपका 16-17, ये रहा आपका। 99, राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन सा बांध है जिसका सिंचाई और जल विद्युत दोनों के लिए उपयोग किया जाता है। तो राणा प्रताप सागर है, या मेजा बांध है, या जवाई बांध है, या राम सागर बांध है, ठीक है। तो सही जवाब है जवाई बांध, लेकिन ये अकेला नहीं है, इसके अलावा एक और आप नाम याद कर सकते हैं, माही बजाज, इसका उपयोग भी बिजली के अलावा सिंचाई के लिए भी किया जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 100 पे चल लेते हैं। पूछा क्या है, नगदी फसलें कौन कौन सी हैं। 2 नगदी फसलों के बारे में पूछा है। नगदी फसल होती क्या है, वो फसलें जिनका प्रयोग पैसा कमाने के लिए होता है, खाने के लिए नहीं होता, ठीक है। गेहूं और चावल खाए भी जाते हैं भैया, जौ तिलहन खाए जाते हैं, बाजरा धनिया खाया जाता है, कपास और तंबाकू, ठीक है, ये सिर्फ पैसे कमाने के लिए होती हैं, नगदी फसलें होती हैं। सही जवाब ये है आपका। अब यहां पर एक पैसेज दिया गया है, अब पैसेज पढ़ेंगे तो टाइम लग जाएगा, सीधे मैं आंसर्स पे आ जाऊंगा सीधे ही। पहला सवाल पूछा कि व्हाट में कॉज स्ट्रेस, कि स्ट्रेस किस वजह से होता है। तो इसमें सही जवाब है व्हेन यू मेक चेंजेस इन द डिमांड्स यू पुट ऑन योरसेल्फ, ऑप्शन सी सही जवाब रहेगा। फिर क्वेश्चन नंबर 102, हाउ टू टेल इफ यू आर टू स्ट्रेस्ड आउट, यदि आप अत्यधिक आप स्ट्रेस में हैं तो आप इसको व्यक्त कैसे करेंगे, ठीक है, हाउ टू टेल उसके बारे में कैसे बताएंगे। तो ऑप्शन ए, यू रन शॉर्ट ऑफ टाइम टू डू ऑल यू नीड टू डू, यानी जो काम आप कर रहे हैं उस काम को करने के लिए आपके पास हमेशा ही हड़बड़ी मची रहेगी, वक्त कम लगेगा आपको, यार इतना वक्त ही नहीं है कैसे करूं, ठीक है, ये आपका सही जवाब 102 में ए। फिर 103 का सवाल है कि व्हाट इज वन ऑफ द अप्रोप्रिएट वे टू मैनेज स्ट्रेस, स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए क्या करें। यदि आपने ये पैसेज नहीं पढ़ा होता ना और केवल आप अपने एप्टीट्यूड को यूज करते तो भी आप सही जवाब तक पहुंच जाते कि प्लान एंड ऑर्गेनाइज योर वर्क, क्योंकि बाकी सारे नेगेटिव ही जवाब थे, इसलिए ऑप्शन डी इसमें सही जवाब है। फिर 104 के सवाल पे आ जाइए, क्या पूछा है, टू बी ऑन योर टोज, टू बी ऑन योर टोज, ठीक है, ये एक इडियम दी है, उसका मीनिंग पूछा है, मीनिंग होता है बी अलर्ट एंड रेडी फॉर एनीथिंग, ऑप्शन सी सही जवाब रहेगा 104 में। 105 पे ये सीमांत गांधी किसे कहते हैं, रटा रटाया प्रश्न है, खान अब्दुल गफ्फार खान, ठीक है, खान अब्दुल गफ्फार खान सीमांत गांधी कहलाते हैं। दार्जिलिंग और सिक्किम हिमालय के बारे में
निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है, यह करके सवाल पूछा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 106। तो देखिएगा कि इस क्षेत्र में वर्ष पर्यंत वर्षा अच्छी प्रकार से वितरित है, यानी अच्छी बारिश होती है। ठीक है, अच्छी बात है, बधाई हो इनको। ये पश्चिम में नेपाल हिमालय और पूर्व में भूटान हिमालय से घिरे हैं, बिल्कुल सही है। इस क्षेत्र के ऊंचे स्थानों पर यानी उच्च स्थानों पर मोनपा नामक की जनजाति है, वह निवास करती है। नहीं, ये बेसिकली अरुणाचल प्रदेश में निवास करती है। तो ये कथन क्या हो गया, गलत हो गया। यह उच्च पर्वत शिखरों का क्षेत्र है, बिल्कुल सही जवाब है। तो इसमें ऑप्शन सी जो है ये आपके प्रश्न का सही जवाब है, गलत कथन है, सही जवाब है। यानी इंग्लिश में कह सकते हैं रॉन्ग इज राइट। 107 पे चलें। सवाल क्या पूछा है कि निम्न में से किस राज्य में दुदुमा जलप्रपात स्थित है। ठीक है, तो ओडिशा में है। फिर ब्रह्मपुत्र नदी के बाएं तट की सहायक नदी का नाम बताइए। यह है सुबनसिरी। 108 में डी, सुबनसिरी। 109 में चलेंगे। पश्चिमी घाटों को किस राज्य में सह्याद्री के नाम से जाना जाता है, तो वो है महाराष्ट्र, ऑप्शन ए। 110 में पहुंच लेते हैं। निम्नलिखित में से राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल गवर्नर कौन थी। राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल यानी गवर्नर कौन थी, प्रतिभा पाटिल। राजस्थान उच्च न्यायालय की मुख्य सीट यानी प्रिंसिपल सीट कहां है, उच्च न्यायालय की, तो ये तो आपको बिल्कुल पता है, जोधपुर। फिर इसकी एक पीठ बेंच जो है वो जयपुर में है। ठीक है, फिर 112 पे चलें। 112 का सवाल क्या पूछा है कि माई सिस्टर बेक्ड ए केक, एक्टिव वॉइस का वाक्य है, पैसिव वॉइस बनाने के लिए कहा गया है। ठीक है, तो बेक्ड वर्ब की सेकंड फॉर्म है, वर्ब की सेकंड फॉर्म का क्या हो जाएगा, वॉज, और वर के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म का आना। एक केक के साथ वॉज आएगा तो वॉज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, वॉज बेक्ड ढूंढ लो कहां लगा हुआ है, एक में लगा हुआ है, ये सही जवाब है, बाकी की गलत है। ठीक है, फिर देखिए क्या पूछा है कि माई ब्रदर इज इन द इंडियन फॉरेन सर्विसेज, मेरे भाई विदेश सेवा में हैं, एंड कैन स्पीक मैनी लैंग्वेजेस, और बहुत सारी भाषाएं वो बोल सकते हैं। तो बहुत सारी जो भाषा बोलता है उसको क्या बोलते हैं, पॉलीग्लॉट। तो ही इज अ पॉलीग्लॉट, सही आंसर। लिंग्विस्ट का मतलब भाषा विज्ञानी, फिलाटेलिस्ट का मतलब वो व्यक्ति जिसको डाक टिकटें इकट्ठे करने का, संग्रह करने का या अध्ययन करने का शौक हो। पेसिमिस्ट का अर्थ होता है निराशावादी। राजस्थान में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना PMKSY, ठीक है, 114 नंबर का प्रश्न कब से लागू है, 2015-16 से लागू है। ठीक है, 115 पे आ जाओ। राजस्थान कृषि अनुसंधान संस्थान निम्न में से किस शहर में स्थित है। ठीक है, बी। 116 पे चलेंगे। रामगंज मंडी जिसे धनिया शहर के नाम से जाना जाता है, राजस्थान में से निम्नलिखित में से राजस्थान के किस शहर के नजदीक स्थित है। कौन से शहर के नजदीक है, तो ये पड़ती है कोटा। फिर भारत में निम्नलिखित में से खाद्यान्न के वितरण की मुख्य जिम्मेदारी किसकी है, तो भारतीय खाद्य निगम की है ये जिम्मेदारी। ठीक है, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की। 118 नीली क्रांति किस कालावधि में प्रारंभ की गई थी, 118 नंबर का सवाल है। तो यह है 1985 से 90 नीली क्रांति। राजस्थान में पूरे देश में निम्नलिखित में से किसका सर्वाधिक उत्पादक राज्य है, यानी राजस्थान किस चीज का उत्पादन सबसे ज्यादा करता है इनमें से। ठीक है, तो यह जवाब है आपका ऊन। 120 अगम शब्द जो है उसका आपको विलोम चुनना है। अगम का सुगम, बहुत इजी है। जिस वाक्य में वह, यह, तब, तो, या इत्यादि लुप्त हो, ठीक है, इनको लुप्त करने के लिए कौन से विराम चिन्ह का प्रयोग करेंगे, तो बेस्ट अवेलेबल आपका है अल्प विराम यानी कोमा। कौन सी मां, कोमा। फिर 122 कथन दे रखे हैं। ठीक है, इन कथनों में से आपको छांटना है। तो
रे अंतस्थ व्यंजन वर्ण है, सही है। ई का उच्चारण स्थान तालु है, ई पढ़ के देख लीजिए आप, दोनों ही सही हैं, तो ऑप्शन डी आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, फिर आगे देखें। अनूप टोल्ड मुन्ना, अनूप ने मुन्ना से कहा कि यस्टरडे यानी कल, बीते हुए कल को, आई यानी मैंने, यानी किसने, अनूप ने, डिफीटेड द ओनली ब्रदर ऑफ, हिंदी में पढ़ लेते हैं। अनूप ने मुन्ना से कहा कि कल मैंने अपनी दादी, कल्पना कर लो आपकी दादी, ठीक है, दादी की पुत्री आपकी क्या लगी, बुआ, उसका इकलौता भाई, यानी बुआ का एक ही भाई है, तो एक ही भाई है तो फिर आप कहां से आए, अपने पिता से, और आपके पिता आपकी बुआ जी क्या लगे, भाई। ठीक है, तो इकलौते भाई को हरा दिया, यानी आपने अपने पिता को हरा दिया, तो सही आंसर क्या है, पिताजी को, 123 में ऑप्शन ए। फिर 124 में चलें। यदि कैट बराबर 48 हो तो माउस के बराबर क्या होगा, भैया 146 होगा, निकालते रहना इसको, यहां इतना नहीं निकाला जाएगा। फिर स्टोरेज स्पेस के आकार के अनुसार निम्न में से कौन सा विकल्प घटते क्रम में व्यवस्थित किया गया है, तो घटते क्रम में कौन सा है, देखो एमबी, मेगाबाइट, किलोबाइट, बाइट और निबल, ये आपका सही जवाब है डी। ठीक है, सही जवाब क्या है, डी। 126 पे आ जाओ। परम इज अ सीरीज ऑफ असेंबल्ड इन इंडिया बाय सी डैक पुणे, परम की एक श्रृंखला है जिसे सी डैक पुणे द्वारा भारत में संबल किया गया था। अरे भैया परम सबने रट रखा है, सुपर कंप्यूटर, 126 में ऑप्शन ए सही है। 127 पे आ जाओ कि कंप्यूटर की कौन सी पीढ़ी में सर्किटरी और मैग्नेटिक ड्रम मेमोरी के लिए वैक्यूम ट्यूब का उपयोग किया जाता है, वो है पहली पीढ़ी, फर्स्ट जनरेशन, पहली पीढ़ी। कहां गया, ये रहा ऑप्शन डी। फिर तारों का एक समूह है जो एक साथ बिट्स के एक समूह को ले जाता है, यानी समानांतर में, और एक संबंधित नियंत्रण योजना के रूप में जाना जाता है। दिक्कत आई होगी पढ़ने में, बहुत इजी सा है। ठीक है, इसको बोलेंगे बस, और इसका पूरा नाम है ए सिस्टम बस। इसको क्या बोलेंगे, ए सिस्टम बस, ये इसका पूरा नाम है। इसका काम क्या है, ये तारों का एक जंजाल है जो कंप्यूटर के प्रमुख घटकों को आपस में जोड़ता है, ये इसका काम है। ठीक, 128 से निकल के 129 पे पहुंचते हैं। सवाल क्या है कि हाल ही में निम्न में से किस भारतीय का चयन स्वर्णिम पर्यावरण पुरस्कार यानी गोल्डमैन एनवायरमेंटल प्राइज 2024 के लिए हुआ है। ठीक है, तो ये जाता है आलोक शुक्ला को। ठीक है, जो वन और आदिवासी अधिकार के कार्यकर्ता है, अपने कार्य के अच्छे संपादन के लिए इनको ये पुरस्कार दिया गया, आलोक शुक्ला को दिया गया। अगला सवाल, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा राम सेतु का प्रारंभिक बिंदु है, अरिचल मुनई, ऑप्शन बी। 131 पे चलते हैं। किस मंत्रालय ने स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 मेरा शहर मेरी पहचान का सर्वेक्षण प्रारंभ किया, तो सही जवाब है आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय, ऑप्शन डी। फिर अभी जो हाल फिलहाल ओलंपिक हुए हैं, भारत पदक तालिका में कौन से स्थान पे रहा है, 71वें स्थान पे रहा है। 132 में करंट जीके के सवाल हैं ये सारे। ठीक है, फिर 133 नंबर का सवाल है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संसद की राष्ट्रीय हित में राज्य सूची में शामिल किसी भी मामले पर कानून बनाने का अधिकार देता है, या प्रस्ताव राज्यसभा द्वारा सदन में उपस्थित सदस्यों और मतदान के 2/3 बहुमत के साथ पारित किया जाता है। यह आपका अनुच्छेद 249। ठीक है, अगला देखें, किस देश के सशस्त्र बलों को दिसंबर 2023 में उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन हेतु उन्हें गोल्डन आउल यानी सोने का उल्लू सम्मान से सुसज्जित किया गया है। ठीक है, तो 134 में आपका सही जवाब है श्रीलंका। 135 पे पहुंचे कि उत्तराखंड उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन है, तो यह है रितु बाहरी। रितु बाहरी। यदि ओवरऑल ऐसे पूछा जाता सवाल को, करंट जीके का इसलिए पूछ लिया, ओवरऑल इस सवाल को घुमा फिरा के आपको यूं भी याद रखना चाहिए कि पूरे भारत में सबसे पहली किसी राज्य में
कोई से भी राज्य हो, ठीक है, किसी राज्य में पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन सी थी, तो इसका नाम होगा लीला सेठ। ठीक है, कहां की बात कर रहे हैं, भारत की बात कर रहे हैं, भारत में लीला सेठ। ठीक है, और कौन से राज्य में बनी थी, ये बनी थी हिमाचल में। कहां बनी, हिमाचल में बनी थी। सवाल नंबर 136, एक आयत की परिमाप 90 मीटर है, यदि उसकी लंबाई चौड़ाई से दुगनी हो तो इसका क्षेत्रफल कितना होगा, तो भैया 450 मीटर स्क्वायर होगा। ठीक है, अब फिर से एक और आ गया गणित का सवाल 137 नंबर पे कि ए और बी की औसत मासिक आय 6000 है, बी और सी की औसत मासिक आय 5500 है, ए और सी की औसत मासिक आय 5250 है, तब ए की मासिक आय कितनी होगी, 5750 रुपए। ऑप्शन बी ये आपका सही है, निकालते रहना। ठीक है, 138 पे आ जाइए। ए अपने मित्र से 31 दिसंबर 2011 को 2000 उधार लेता है, जिसकी शर्त है कि वह एक वर्ष बाद 8% वार्षिक साधारण ब्याज से उसे वापस भुगतान कर देगा, लेकिन ए उस राशि को 1 जुलाई 2012 को वापस कर देता है। अब उसे बी को कितना ब्याज देना पड़ेगा, सिर्फ 80 रुपए देना पड़ेगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, स्टेटमेंट दिए गए 2। ठीक है, कार्य क्या है, नॉलेज ऑगमेंटेशन थ्रू रिसर्च इन योगा एस्पिरेंट्स। यह सरकार का एक विभाग है, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, उसके द्वारा एक संचालित कार्यक्रम है। तो पहला कथन है कि कार्य इज ए प्रोग्राम ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान। बिल्कुल, अभी मैंने बोला विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा संचालित है। दूसरा कथन है कि कार्य एम्स, हिंदी में पढ़ देता हूं, कि कार्य का लक्ष्य केवल स्नातक के छात्रों को बुनियादी विज्ञान के लघुकालिक शोध अवसरों को प्रदान करना। नहीं भैया, स्नातक ही नहीं, ठीक है, अंडर ग्रेजुएट ही नहीं, बल्कि यूजी के साथ साथ पीजी के लिए भी ये अवेलेबल है, और इसने पीजी शब्द को छोड़ दिया, इस वजह से कथन 2 क्या हो गया, गलत। तो कथन 1 तो सही है, लेकिन दूसरा क्या है, गलत, यानी ऑप्शन बी आपका राइट आंसर यहां पर रहेगा। 140 पे चल लेते हैं। 140 में क्या पूछा है कि डीजल इंजन जो है वो क्या करता है, परिवर्तित करता है, किसको, तो सीधा सा जवाब है केमिकल ऊर्जा को मैकेनिकल ऊर्जा में परिवर्तित करता है, ऑप्शन डी। 141 में पहुंचेंगे, 141 नंबर का सवाल, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान का कौन सा प्रावधान मंत्रिपरिषद की नियुक्ति और पदच्युत से संबंध रखता है, अनुच्छेद 75 इसका सही जवाब है ना। फिर भारत के योजना आयोग का गठन कब हुआ था, तो 15 मार्च 1950 को हुआ था। ठीक, 143 इस पे चलिए, वर्गीज कुरियन को भारत में किस क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है, तो श्वेत क्रांति के जनक के रूप में इनको जाना जाता है। ठीक है, आर्टिकल का सवाल है, प्लीज गेट मी, एन आएगा क्योंकि हां वोवल साउंड से शुरू हो रहा है, इसलिए एन सही जवाब है। फिर अगला देखिए, आई रीच द स्कूल बिफोर, कंजंक्शन पूछा है तो बिफोर आएगा, बिफोर द गेट्स क्लोज्ड, बाई नहीं आएगा, बिफोर आएगा। ठीक है, 146 पे चलें। सवाल पूछा है यहां पर लिस्ट 1 को लिस्ट 2 में जो पर्यायवाची सिनोनिम्स दिए गए उनसे मैच करना है। देख, जेनरस का मतलब क्या होता है, उदार, उदार यानी चैरिटेबल, ऑनर यानी सम्मान, एस्टीम का मतलब भी सम्मान, अब्सर्ड, ठीक है, बेतुका, हास्यास्पद यानी रिडिकुलस, अकम्प्लिश यानी हासिल करना यानी अचीव करना। ठीक है, तो इस हिसाब से आपका सही जवाब जो है ऑप्शन बी होगा। क्लियर। फिर आगे देखें, 147 सवाल क्या पूछा है कि गोंडवाना कोयले के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है, यह करके पूछा है। तो यह दामोदर महानदी गोदावरी नर्मदा घाटी में पाया जाता है, सही है। यह मुख्यतः पीट और लिग्नाइट प्रकार का कोयला, यह गलत है। रानीगंज, झरिया, टाटा पानी और हिमगिरी गोंडवाना रचना की कुछ प्रमुख कोयला खाने हैं, सही है। गोंडवाना कोयला
कार्बोनिफेरस काल से संबंधित है, बिल्कुल सही है। 147 में बी गलत है, ठीक है, बट रॉन्ग इज राइट, जो गलत है वही सही है। 148 में क्या पूछा है, देखिएगा कि कत्था कौन से वृक्ष की आंतरिक लकड़ी से प्राप्त किया जाता है? ये होता है खैर। खैर जो पेड़ होता है उससे मिलता है। और निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विदेशी है? तो विदेशी शब्द है मसान, ठीक है, मसान विदेशी शब्द है। अंतिम सवाल रहेगा कि निम्नलिखित में से बिजली का सबसे उपयुक्त पर्यायवाची चुनिए, ठीक है। तो उपयुक्त पर्यायवाची तनय, कांता और तीर नहीं बल्कि चंचला होगा, ठीक है दोस्तों। तो ये रहा आपका पेपर सॉल्यूशन। अभी कुछ ही देर में, ठीक है, हम जो अभी सेकंड पारी का जो पेपर सॉल्यूशन है उसको भी लेकर के आएंगे, ठीक है। कोशिश यही रहेगी कि हम आपको हरीडली जल्दी से इसको आंसर्स को हल करवाएं, ठीक है, क्योंकि ये एक ऐसा वक्त होता है जब स्टूडेंट एग्जाम दे करके आता है। एग्जाम देने के बाद में उसे सिर्फ आंसर चाहिए, उसको एक्सप्लेनेशन चाहिए नहीं चाहिए होती है। एक्सप्लेनेशन उस क्वेश्चन की चाहिए जो सबसे ज़्यादा टिपिकल हो उसके लिए, उसकी चाहिए होती है। अब ऐसे प्रश्न कई तो अपन भांप लेते हैं कि चलो ये स्टूडेंट के नज़रिए से टिपिकल हो सकता है, लेकिन जो वाकई में आपके लिए टिपिकल है वो आप ही को पता होता है। इसलिए आप अपने टिपिकल क्वेश्चन को ढूंढ करके कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, ठीक है, और हम उसका आंसर जो आपको दे देंगे, ठीक है। तो अगले वीडियो में आपसे फिर से मुलाकात होगी, अभी कुछ ही देर में वापस मिलेंगे, ठीक है। जो इवनिंग सेशन में जो आपका एग्जाम हुआ है 27 तारीख वाला, उसकी आंसर की के साथ में। तो चलिए अभी इजाज़त दीजिएगा, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।